हेलो, मैं हूं मिस्टर एसआईपी, यानी मिस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे तो सब मुझे जानते ही हैं कि मैं आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की आदत डालता हूं। आपके लाइफ गोल्स को पूरा करने में आपका साथ दे सकता हूं। सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर सवाल यहीं खत्म नहीं होते। जैसे, हाउ डू आई स्टार्ट? किस में एसआईपी करूं? शॉर्ट टर्म के लिए करूं या लॉन्ग टर्म के लिए? रिटर्न्स कितना मिलेगा? टैक्स सेविंग का क्या? विड्रॉ कैसे करते हैं? लॉक इन है क्या? एक एसआईपी करूं या 4? इतने सारे सवाल। इट्स गुड। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही आपसे बात कर लूं। लॉग ऑन टू kotakmf.com और अपने एसआईपी से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए जस्ट टॉक टू मिस्टर एसआईपी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो एसआईपी होता क्या है दोस्तों, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज मान लीजिए किसी पर्सन की मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं, 30,000 मंथली एक्सपेंसेस हैं। आज के 20 साल के बाद में उसके मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं 1,16,000 रुपए, यानी 1,16,000 उसके मंथली एक्सपेंसेस होंगे जो उसकी लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी होंगे। सेम उसके बच्चे होंगे फैमिली में, बच्चों की एजुकेशन के लिए बात करते हैं दोस्तों। आज मान लीजिए किसी के 20 लाख रुपए आज की डेट में एजुकेशन के लिए चाहिए, तो आज से 11 साल के बाद में, यानी 11 ईयर्स के बाद में उसको 42 लाख रुपए चाहिए दोस्तों। सेम बात करते हैं दोस्तों 1990 में, यानी 1990 में पेट्रोल का प्राइस होता था लगभग 9 रुपए 84 पैसे, यानी लगभग 10 रुपए के आसपास, जो आज की डेट में तकरीबन 100 रुपए के आसपास है दोस्तों। तो यानी अगले पिछले 32 सालों में 10 गुना आपका पेट्रोल का रेट हो गया है। अब यहीं पे आते हैं हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स 1990 में 700 पॉइंट होता था, आज की डेट में अराउंड 60,000 पॉइंट है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा हमारे आगे चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये सेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। इस सेशन में बताई गई स्कीम या किसी प्लान आपके लिए एडवाइजर ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे, डिपेंड करता है आपकी नीड के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपके लिए स्कीम अलग हो सकती है दोस्तों। तो बताएगी कोई भी स्कीम को आप ऐसा ना समझें कि ये एडवाइस की जा रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सेशन किन लोगों के लिए है दोस्तों? ये सेशन हर उन लोगों के लिए है जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, जो अपने फाइनेंस के सीरियस है, फाइनेंस को मैनेज कराना चाहता है। ये उन लोगों के लिए है। ये सेशन बिजनेस ओनर्स के लिए है। ये सेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ये सेशन प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ये सेशन पेरेंट्स के लिए है। हमारे सबके बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों के प्लानिंग के लिए पेरेंट्स ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए है। ये सेशन, मैं इसको समराइज करूं तो ये सेशन उन सब लोगों के लिए जो इस दुनिया में हैं, यानी वो अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं। ये सेशन उनके लिए है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये सेशन किन के लिए नहीं है? ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि प्रमोद जी आएंगे, कोई जादू की छड़ी करेंगे और मेरा पैसा 3 साल में, 5 साल में, 2 साल में डबल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कोई भी सोच के आया है तो प्लीज उसके लिए सेशन नहीं है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप लोगों ने आज इस सेशन के लिए आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पर आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। आप कभी भी लर्नर बन के आप कुछ सीख सकते हैं। आप लर्नर बने, उसके बाद में आप कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, जो सोच कर आए कि यहाँ जादू की छड़ी है, उन लोगों के लिए सेशन नहीं है दोस्तों। समय हम सब लोगों के लिए अमूल्य है। इस समय की कीमत है। सफलता शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसलिए आपको समय देना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट। हमारी लाइफ में
हम ये अभी आप कहेंगे कि प्रमोद जी आप तो एसआईपी की बात कर रहे थे, ये सब चीजें क्या है, ये तो हम काफी दिन से देखते हुए आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, इसी से तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप प्लान कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए, आप प्लान कर सकते हो कार के लिए, आप प्लान कर सकते हो बच्चों की हायर स्टडी के लिए, आप प्लान कर सकते हो मैरिज प्लानिंग के लिए, आप प्लान कर सकते हो, आपका सपना हो सकता है एक बड़ा घर बनाना, किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, आप फैमिली के साथ में वेकेशन प्लानिंग करने के लिए, या आपकी लाइफ में कोई अदर एक्सपेंसेस है उनके लिए। तो ये सब उन लोगों के लिए जो इन सपनों को सोचते हैं, इन सपनों के बारे में सीरियस हैं। आगे बढ़ते हैं। हम इन्वेस्टमेंट तो सब करना चाहते हैं, पर कुछ बातों से डरते हैं दोस्तों। कल मार्केट गिर गया तो, जैसे आज की डेट में हुआ, कल हो सकता है मेरा पैसा मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो आधा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है मैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं दोस्तों, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। और लोग सोचते हैं कि मुझे बीच में जरूरत पड़ी तो क्या होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। ये लाइफ ऑफ स्टेज है दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक स्टेज से निकलते हैं। मान लीजिए आमतौर की बात करते हैं कि हमारी लाइफ में 3 स्टेज होती हैं। एक मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एजुकेशन लेने के बाद में फर्स्ट कैरियर की स्टार्ट करता है, और फर्स्ट कैरियर में क्या होता है, उसकी अर्निंग होती है। अर्निंग के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में गोल नहीं होते हैं, बहुत बड़े गोल नहीं होते हैं, उसके छोटे छोटे गोल्स होते हैं। वो सोच सकता है मैं एक बाइक ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, एक स्मार्टफोन ले लूँ, फ्रेंड्स के साथ में घूम के आ जाता हूँ, कहीं एक छोटा ट्रिप कर लेता हूँ, बट उसके गोल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए इतना सीरियस नहीं होता है। पर दोस्तों इसी से आपको आगे लर्निंग मिलने वाली है। अब 22 साल का पर्सन जिसकी फर्स्ट जॉब लगी है, उसने अर्निंग करी है, उसके साथ साथ एक्सपेंसेस ज्यादा किए और इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो कम किया है। पर सेम यहाँ पे 27 साल का, अब उसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, उसकी इनकम भी बढ़ गई दोस्तों। तो ऑब्वियसली बात है, इनकम के साथ साथ उसने अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लिए, बट इन्वेस्टमेंट उसने उतने ही रखे जिसके हिसाब से वो आगे के लिए प्लान कर पाए। तो बट शादी होने के बाद आमतौर पर देखा जाता है लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है। हम सब लोगों के बोला जाता है कि बेटा शादी हो जाने दो, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो सेम यही स्टोरी यहाँ पे आती है कि शादी होने के बाद सीरियसनेस आने स्टार्ट हो जाती है, तो वहां से लोगों की प्लानिंग स्टार्ट होती है। अब शादी हो गई, शादी होने के कुछ बाद फैमिली प्लानिंग होती है, और फैमिली प्लानिंग होते होते उसकी 40 साल की उम्र हो जाती है दोस्तों। अब 40 साल में क्या है, उसकी फैमिली में कुछ मेंबर है, प्लीज म्यूट ऑल ऑफ यू, प्लीज रिक्वेस्ट यू, थैंक यू। ठीक है, अब उसके मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसके साथ साथ उसके इन्वेस्टमेंट के लिए वो सोचता है, बट उस इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से वो कर पा रहा है। बट इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अब उसी टाइम पे वो 40 से लेकर अगले 20 साल उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, और 60 साल में हो सकता है आपका ड्रीम दोस्तों 50 साल का रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है किसी का 56 का हो सकता है किसी का 60 हो, सबका अपना अपना प्लानिंग होता है। बट मैं एक जनरल आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो 60 साल पे आप रिटायर कर रहे हैं। 60 साल पर रिटायर करने के बाद अब क्या हो रहा है, आप तो यहाँ पे आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस तो बंद नहीं होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे अर्निंग थी, एक्सपेंसेस थे और इन्वेस्टमेंट थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपकी अर्निंग बंद हो गई, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद तो आपके पास कोई अर्निंग नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी अर्निंग तो बंद हो गई, बट एक्सपेंसेस आपके रेगुलर रहेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरे तो एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ स्टाइल में नहीं चाहेगा तो वो चेंजेस हो। जो आज की डेट में आप एक अच्छे फैमिली के साथ वेकेशन प्लान करते हो, तो ऑब्वियसली बात है आगे भी आप वेकेशन प्लान करोगे, या जो भी आपके सपने हैं। कई बार तो ऐसा होता है, मतलब ज्यादातर तो ये देखा जाता है कि हम रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ में जो नहीं कर पाए वो करते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों चीजें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं। हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी को गोल्ड बहुत प्यारा लगता है, किसी को सिल्वर बहुत अच्छा लगता है, किसी को एफडी बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी एसेट्स के बारे में नहीं कह रहा कि वो खराब और सही है, बट मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि उसमें क्या फर्क है और यहाँ क्या फर्क है। तो जो हमारा जो वेबिनार है, हमारा जो सेशन है, वो पावर ऑफ एसआईपी का ही है, तो इसलिए इक्विटी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप जनरल आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप एफडी और सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें रिस्क है, बट ये जो सेंसेक्स रूपी बच्चा है, ये काफी उथल पुथल कर रहा है।
बट आप देख रहे हो उथल पुथल करने के बाद भी आप ऑलमोस्ट ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 90-80 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था और 90 एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 पे इन्वेस्टमेंट किए थे, और आज की डेट में उसकी वैल्यू अराउंड 1.5 और वट जो भी वैल्यू होगी वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू हो जाती है। और एफडी म्यूचुअल फंड, सॉरी एफडी गोल्ड या सिल्वर जो आपका एसेट्स है वो उछल पुछल नहीं कर रहा है, सिक्योर है, इसीलिए आपको वो रिटर्न वहां पर दिख नहीं रहे। आगे चलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई एसेट खराब नहीं होता है, अपने एसेट्स की हर किसी की अपनी अपनी जगह है। तो यहीं पे आप एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं दोस्तों। किसी ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया इन एफडी में, और सेम किसी ने इन्वेस्टमेंट सेम 10,000 इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी म्यूचुअल फंड में या अपनी इक्विटी में। अब होता क्या है, 2001 में उसने स्टार्ट किया, 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था। आज की डेट में वो 10,000 का एफडी में वैल्यू हो जाती है 2020 का के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 38,000। सेम वही पैसा इक्विटी में डाला, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में, आप काफी उतार चढ़ाव होने के बाद भी उसकी वैल्यू 1.45 लाख हो जाती है। यानी आपका लो रिस्क लेके आपने सिर्फ 38,000 गेन किया है, बट रिस्क ज्यादा लेने के बाद भी आपने यहाँ पे दोस्तों 1.5 लाख आपने अचीव किया है। ये तो डेटा मैं आपको दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, बट आज की डेट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1.75 होगा, 1.8 के आसपास होगा, तो उससे कोई नहीं है। तो ये फर्क है इक्विटी का, ये फर्क है दोस्तों म्यूचुअल फंड का, ये फर्क है पावर ऑफ एसआईपी का, कि आप रिस्क समझ के कि जिसमें रिस्क था बट उसके बाद भी आपको रिटर्न यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, और जिसमें आप सोच के बैठे हुए थे कि यहाँ तो मुझे रिस्क ही नहीं है, और आज की डेट में उसकी वैल्यू 38,000 बन रही है। आपको अच्छा लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको लगता है कि आपके लिए इक्विटी नहीं है, आपके लिए एफडी अच्छी है, तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आगे गोल्ड की बात करते हैं दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे रमेश जी की फैमिली के बारे में। आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या होता है। हर फैमिली में एक फैमिली में दादा होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, और ये हमारी फैमिली है। इसके दो, रमेश जी के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनकी मिसेज है। आगे चलते हैं। दादाजी की लाइफ में क्या होता था, उनके सपने बहुत छोटे होते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में सपने नहीं थे तो ऑब्वियसली बात है खर्चे नहीं थे। आप आमतौर पर देखा होगा, मेरे दादाजी की बात करूं तो उस टाइम पे किसी के घर में मतलब सिंगल घर होता था उसके पास में, या कच्चा घर होता था, कोई गाँव में रहा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि कच्चा घर होता था या छोटा घर होता था, यानी सपने उसकी छोटे थे। कन्वेंस के नाम पे उनके पास साइकिल होती थी, वो भी बहुत बड़ी चीज होती थी किसी टाइम पे, और लैंडलाइन फोन। आमतौर पे तो हजारों में लाख मतलब हजारों में से एक के घर में कहीं फोन होता था। और मैं तो खुद अब बताता हूँ आपको, हमारे गांव में कहीं फोन होता था तो हमारे यहाँ पे लिखवाने के लिए आते थे कि भैया हमारे इस नंबर से फोन आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा। और हमें भी शौक होता था, शौक में हम जाके बताते थे कि भैया आपका फोन आया है। तो उस टाइम पे लैंडलाइन या पीसीओ इस तरह की सुविधा होती थी। अब इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या था वहां पे, एफडी होती थी, पीपीएफ होता था, एनएससी होती थी, एलआईसी होती थी। अब एफडी एनआईसी या पीपीएफ या एफडी की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी लाइफ में एफडी रिटर्न उतना दे रही थी जो आज की डेट में हम इक्विटी या म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। टेंशन नहीं थी, जो उनको एफडी से उतना पैसा मिल जाता था वो सुखी थे, खुश थे दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कोई एसेट खराब नहीं है। अब आगे चलते हैं पापा जी की कहानी, ये दादाजी की कहानी थी दोस्तों। राकेश जी की फैमिली। अब आ जाते हैं पापा जी। पापा जी का घर थोड़ा सा बड़ा हो गया दोस्तों, बट उनके लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ। हर जनरेशन में देखते हैं हम लाइफ स्टाइल में चेंज होता है। तो पापा जी, जहाँ मेरे दादाजी एक कच्चे घर में या सिंगल रूम में रहते थे, आज पापा जी के पास में इंडिपेंडेंट हाउस हो गया। अब बाइसिकल की जगह पे दोस्तों यहाँ पे स्कूटर आ गया, और जहाँ लैंडलाइन या पीसीओ होता था उसकी जगह पे एक फोन आ गया। और एक और चीज ऐड हुई पापा जी की लाइफ में, वो हुई टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो आप देखते थे, हम चित्रा आ रहा था या कोई भी दूरदर्शन पे आता था तो उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट पे देखते थे। पर पापा जी ने भी दादाजी से ही सीखा था, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं के हिसाब से एफडी में, पीपीएफ में, एलआईसी में, एनएफसी में ही किया दोस्तों। अब आते हैं रमेश जी की फैमिली पे। अब रमेश जी के सपने भी अलग है। जो पापा जी सिंगल घर में रहते थे, दादाजी एक कच्चे मकान में रहते थे, साइकिल पे चलते थे,
पर रमेश जी के सपने अलग हैं। उनकी एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी होम होना चाहिए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए, उनके बच्चे मॉडर्न स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन वो दादाजी हो सकता है बुआ नानी दादी के यहाँ पे वेकेशन मनाते थे, बट आप वेकेशन मनाने के लिए वर्ल्ड टूर करते हो, अच्छे अच्छे होटलों में जाते हो, तो यही आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। स्मार्ट फोन होगा आपके पास में। अब ये आपकी लाइफ स्टाइल है, ये रमेश जी की लाइफ स्टाइल है। आमतौर पे ये सब हम सब लोगों की लाइफ स्टाइल इसी तरह से हो गई है दोस्तों। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि इसी तरह की लाइफ स्टाइल है हमारे साथ में भी? आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रमेश जी की जो लाइफ है लगभग हमसे मिलती जुलती है, या हम रमेश जी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। पापा जी ने देखा था दादाजी से, और हमने देखा है पापा जी से, तो क्या हम पापा जी के हिसाब से ही अपनी प्लानिंग कर पाएंगे? नहीं। अब रमेश जी की इनकम है मंथली वो 1 लाख है, और उनके गोल अलग है। पापा जी का कोई ऐसा गोल नहीं था, दादाजी का इतना गोल नहीं था, पर मेरा गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग करना, बच्चे को हायर स्टडी के लिए एजुकेशन प्लानिंग करना, मैरिज प्लानिंग करना, और वेकेशन के लिए मुझे हॉलीडे प्लान करना। तो क्या 1 लाख रुपए में आप ये कर पाएंगे दोस्तों? आगे बताते हैं। एक मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, जिससे क्योंकि रमेश जी ने तो अपने पापा जी से सीखा था, इसलिए मैं वो कॉमन मैन की बात करता हूँ। इनके 2 बच्चे हैं जिसका नाम है प्रिया और प्रथम। प्रिया की उम्र दोस्तों 3 साल है, और प्रथम की उम्र 1 साल है। प्रिया की एजुकेशन के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के लिए रमेश जी ने प्लान किया है 5 लाख, और प्रथम की एजुकेशन के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए 5 लाख, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 5 लाख बोथ। एंड मंथली एक्सपेंसेस रमेश जी के हैं वो 25,000 के हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं 25,000। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि मैंने, आप कहेंगे मोदी अभी तो आप पावर ऑफ एसआईपी की बात कर रहे थे, बट आप ये 6% का रिटर्न कैसे दिखा रहे हैं? बिकॉज कि मेरे दादाजी से मेरे पापा जी ने सीखा था एफडी में, पीपीएफ में, या अदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, और मैं यानी रमेश जी भी अपने पापा जी से सीख रहे हैं। तो पापा जी तो नो रिस्क वाले में होते हैं। आज की डेट में एफडी, मैंने आमतौर पर बात कर रहा हूँ 6% की, जो आज 6% भी नहीं है, और मैं कहता हूँ 6% के हिसाब से। देखिए क्या चेंज होगा 6% के हिसाब से दोस्तों। रमेश जी कि बेटी की एजुकेशन के लिए जब 18 साल की प्रिया हो जाएगी, उस टाइम उनको 13,79,000 उनको चाहिए होगा। यानी जो 5 लाख आज की कॉस्ट है दोस्तों, जब 18 ईयर्स की डॉटर हो जाएगी, उनकी प्यारी सी बिटिया 18 ईयर्स की हो जाएगी, उस टाइम पे उनको 30,79,000 चाहिए। सेम प्रथम के लिए उनको, जो आज की डेट में 5 लाख उसकी कॉस्ट है, और जब बेटा 18 ईयर्स का होगा प्रथम, उस टाइम पे 15,79,000 चाहिए होगा। सेम हर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो आज की डेट में उसकी वैल्यू 5 लाख है, बट जब आफ्टर 19 ईयर्स उसकी वैल्यू दोस्तों 18 लाख प्लस होगी। सेम बेटे की प्रथम की हायर स्टडी के लिए करीब 20 लाख चाहिए होगी। हायर सेम मैरिज के लिए, जो आज की डेट में उन्होंने मैरिज के लिए प्लान किया था 10 लाख रुपए, और उस टाइम पे वो अराउंड 41,40,000 हो जाएगा। सेम प्रथम की मैरिज के लिए जो 10 लाख आज की डेट में हमने वैल्यू रखी थी, वो अराउंड उस टाइम पे 47,40,000 हो जाएगी। आज के जो मंथली एक्सपेंसेस है रमेश जी के 25,000 पे, वो अराउंड 55 की एज पे रिटायर होंगे, तो उस टाइम उनके जो मंथली एक्सपेंसेस दोस्तों, उसके लिए उनको लगभग जो कॉर्पस है वो 4 CR का चाहिए। यानी उनके पास में 4 करोड़ रुपए लमसम होना चाहिए, जिससे वो अपने आगे के रिटायरमेंट जो गोल्डन पीरियड है उसको वेयर कर सके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप लास्ट में देख रहे हैं दोस्तों कि रमेश जी की इनकम तो सिर्फ 1 लाख रुपए है, बट उनके इन सिर्फ 2 गोल को, बच्चों की एजुकेशन और मैरिज और अपना रिटायरमेंट, ये 3 गोल के लिए ही सिर्फ यहाँ पे ना तो घर की बात कर रहे हैं, ना वेकेशन की बात कर रहे हैं, ना कार की बात कर रहे हैं, और भी आपकी लाइफ में बहुत सारे गोल सोच सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ इसी सिर्फ गोल के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। 95,000 उनको चाहिए दोस्तों। तो क्या लगता है आपको कि जो 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 96,000 पर मंथ सेविंग कर सकता है? आप चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को? क्योंकि रमेश जी अपने क्योंकि पापा जी ने सीखा दादाजी से, और दादाजी ने सीखा पापा जी से, ठीक है, सॉरी दादाजी ने
जो प्लानिंग करा था वो अपने अपने हिसाब से किया था, और पापा जी ने जो प्लान किया वो अपने हिसाब से किया है। ठीक है, तो आज जो रमेश जी है, रमेश जी पापा जी से सीखे, तो पापा जी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट एफडी या फिक्स एसेट्स पे करते हैं। तो उनको 1 लाख रुपए में से 96,000 तो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी अपने सिर्फ 3 गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों। अब आते हैं पावर ऑफ, अभी आप कह रहे होंगे कि आप बात तो पावर ऑफ एसआईपी की कर रहे थे, अब पावर ऑफ एसआईपी क्या है, यही आते हैं दोस्तों। पावर ऑफ एसआईपी का मैजिक देखिए, अब मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ आपको पावर ऑफ एसआईपी का मैजिक दोस्तों। जहाँ पे आपको 6% के लिए लगभग 4700 पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था। आज मैं एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि 12% से आपको रिटर्न बनता है, तो अराउंड आपकी एजुकेशन में जस्ट 50% हो गया। यहाँ पे आप 4700 पर मंथ सेविंग कर रहे थे, उस जगह पे आप 2700 सेविंग कर रहे हैं। सेम प्रथम के लिए जहाँ पे 4400 आप पर मंथ सेविंग कर रहे थे, वहाँ पे 2300 आप पर मंथ सेविंग करनी पड़ रही है। सेम दोनों एजुकेशन की बात करते हैं। फिर उसके बाद में मैरिज के लिए बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैरिज के लिए प्रिया की मैरिज के लिए आपको 8200 पर मंथ आपको सेविंग करनी पड़ रही थी, जो दादाजी के बताए हुए, पापा जी के बताए हुए नुस्खों से। बट आप आज के स्मार्ट इन्वेस्टर बन के आपको सिर्फ 3600 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उस गोल को अचीव करते हैं। अगेन आप प्रथम की मैरिज के लिए जहाँ पे 8000 पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना था, उस जगह पे आपको सिर्फ 3200 आपको पर मंथ सेविंग करना पड़ा है। तो आप देखिए दोस्त, यहाँ पे हम समराइज करते हैं। अब जहाँ पे आप 95,000 आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, आज जस्ट उसका हाफ हो गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपको मैजिक दे रहा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे आप अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं, इजीली टारगेट भी आप मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको 4% आसान लगता है, 6%? सॉरी, 6% से आप अपनी सेविंग से आप प्लानिंग करोगे या 12% की स्मार्ट प्लानिंग करोगे? हम सबके ड्रीम तो होते हैं दोस्तों, और क्या हम उन ड्रीम के बारे में सोचते हैं? मैं मानता हूं दोस्तों, ड्रीम उन्हीं के पूरे होते हैं जो ड्रीम के लिए सोचते हैं। जिसके सपने वही साकार कर पाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम सबके ड्रीम हो सकता है इंटरनेशनल ट्रिप करना, टूर करना, हमारा बड़ा घर बनाना। तो हमारा ड्रीम है रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। अब देखें आप, आपका जब इंटरनेशनल प्लानिंग है, उस प्लानिंग के लिए मान लीजिए आज की डेट में आप 5 लाख रुपए आपको चाहिए, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपको जो पैसा चाहिए वो 7 लाख चाहिए। सेम आपको घर के बनाने के लिए आपका सपना है, यानी ड्रीम है आपका कि आपको 20 लाख रुपए घर के डाउन पेमेंट करने के लिए चाहिए, तो आफ्टर 8 ईयर्स वो 20 लाख बढ़ के हो जाता है 82 लाख दोस्तों। सेम आपके बच्चे के हायर स्टडी के लिए आप आज की डेट में आप उसकी प्लानिंग करते हो, आज की डेट में 12 लाख चाहिए, और जब वो 10 ईयर्स के बाद में अराउंड 21 लाख चाहिए होगा। तो सेम आज आपके जो मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं, वो इंक्रीज होके उस टाइम पे आपको जब रिटायर करेंगे 25 ईयर्स के बाद में, वो अराउंड आपको 4 CR का कॉर्पस चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ, आगे की लाइफ जो गोल्डन पीरियड है उसको बढ़ा सको। अब आते हैं दोस्तों ईजी। आपके सपनों की कोई कीमत नहीं होती है, और आप देख रहे हैं गुड टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, प्राइसलेस। आप किसी भी सपनों को आप फैमिली के साथ दिए हुए टाइम को प्राइस से आप टैग नहीं कर सकते, तो प्राइसलेस है। बट ऑब्वियसली बात है, हम फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो प्राइस पे डिस्कशन तो करेंगे। तो आज की डेट में आप प्लानिंग करते हो दोस्तों कि आज 5 लाख रुपए आप वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हो, तो आफ्टर 7 ईयर्स आपको सिर्फ 8500 पर मंथ आप सेव करके आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के साथ में वेकेशन जा सकते हो, एक अच्छे टूर कर सकते हो, फॉरेन ट्रिप कर सकते हो। सेम यहाँ पे योर ड्रीम्स, आपने जो ड्रीम देखा था कि मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा, हो सकता है अभी कोई रेंट पे रहता है, हो सकता है किसी के पास छोटा घर है, हो सकता है घर भी है पर उसको बड़ा बंगलो बनाना चाहता है, लग्जरी हाउस बनाना चाहता है। सेम आगे क्रिएटिंग ए न्यू मीनिंग योर ऑन स्पेस, प्राइसलेस। SIP हेल्प योर सेव योर ड्रीम होम, यानी जो SIP है, जो SIP रूपी बच्चा है, वो आपके इस ड्रीम होम को इजीली अचीव कराता है। जो आज की डेट में 20 लाख है दोस्तों, वो उसके लिए सिर्फ आपको 20,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आफ्टर 8 ईयर्स
वो 32 lakhs आप इजी अचीव कर लेते हैं जी। सेम बच्चे की एजुकेशन की बात करते हैं तो आज उसकी कॉस्ट बच्चे की एजुकेशन की मान लीजिए 12 लाख रुपए है और 12 lakhs है। आफ्टर 10 years उसकी कॉस्ट 21 lakhs हो जाएगी। तो उसी 21 लाख को इजी अचीव कर सकते हो सिर्फ 9,500 की SIP करके दोस्तों। अब आते रिटायरमेंट में। आमतौर पे बोला जाता है दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद में, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि रिटायरमेंट के टाइम तुम्हारे बहुत सारे एक्सपेंसेस बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। मैं भी बहुत सारे कस्टमर से मिलता हूँ, आप भी देखते होंगे आपकी लाइफ में और भी एक्सपेंसेस हैं जो बने रहते हैं। आज हो सकता है आप खुद कार ड्राइव करके जाते हो सकता है आपने काम खुद कर लेते होगे। जब आप रिटायर करोगे आपको मेड चाहिए, केयर टेकर चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, आपको और भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपके बढ़ जाएंगे। आपके हो सकता है आज मेडिकल एक्सपेंसेस ना हो या हो सकता है तो मिनिमम हो, बट आप जब रिटायर होगे उस टाइम पे आपके मंथली एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ड्रीम लाइफ है वो रिटायरमेंट लाइफ है। रिटायरमेंट लाइफ में आप जो नहीं कर पाए हो क्योंकि आप अभी तक बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, इन सब प्लानिंग के लिए लगे हुए थे, और रिटायर होने के बाद में आप अपने गोल्डन पीरियड आप इंजॉय कर रहे होते हो। तो इसलिए यहाँ पे आप रिटायरमेंट के लिए आप सोचोगे। मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों, मान लीजिए कोई आज 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है और उसकी उम्र लगभग 30 साल है, वो 60 साल पर रिटायर होता है, तो कितना पैसा वो कमा पाएगा, अर्न कर पाएगा? आप मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं दोस्तों। मेरा क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई 50,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है, सॉरी 50,000 पर मंथ अर्न करता है, यानी इनकम उसकी 50,000 है। आज उसकी उम्र 30 साल है, 30 ईयर्स है। जब उस रिटायर होगा 60 ईयर्स की एज पे, अराउंड 30 ईयर्स में, 30 ईयर्स में कितना पैसा इनकम कर पाएगा? अराउंड 1.8 CR, मतलब लगभग 30 साल में दोस्तों वो 1.8 CR कमा पाता है। आपको लगता है कि पैसा सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख रुपए उसने कमाया है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाया है, बट उससे ज्यादा वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके कमा सकता है, जिसमें आपने 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, वट जो भी आपके प्रोफेशन है उसमें मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो आगे बताऊंगा स्मार्ट वर्क में। दोस्तों आते हैं व्हाट इज SIP। SIP क्या है? SIP का सेशन है तो SIP की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। SIP वो प्लानिंग है जिससे आप अपने सपनों को इजी अचीव कर सकते हो। आप पैसे कमा रहे हो, उसको सेव करके, इन्वेस्टमेंट करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूँ SIP को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बट इसका ये मायने नहीं है दोस्तों। SIP किस तरह से वर्क करता है? SIP एक ट्रस्ट है। SIP में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आप किसी एक एक्सपर्ट को पैसा देते हो और एक्सपर्ट अपनी नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पे वो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। कई क्लाइंट का क्वेश्चन होता है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं तो ऐसे डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। हाँ, यदि आपको नॉलेज है उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने का, आपको नॉलेज है उस कंपनी के हायर मैनेजमेंट के साथ में आपका बैठना उठना है, आप वो सब डेटा एनालिसिस कर सकते हो जो एक्सपर्ट कर सकता है, तो दोस्तों आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट जिसके पास ये नॉलेज नहीं है, उन सब के लिए SIP ही सबसे बेस्ट जरिया है और एडवाइस जरूरी है। आते हैं इम्पोर्टेंट होराइजन। दोस्तों जिस तरह से हम बात कर रहे थे कंपाउंडिंग की, तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5 इयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो 5 इयर्स में उसने 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू बनती है 8,11,000। ये 8,11,000, 10,000 पर मंथ से सेम। आगे बढ़ते हैं, अगले 5 साल और उसने इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख और उसकी वैल्यू बन रही है 22,40,000। सेम आगे बढ़ते हैं, 15 ईयर्स तक आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 18 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू बन रही है 47,59,000। सेम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कमाल। अब 20 ईयर्स तक आपने इन्वेस्टमेंट किया
टोटल 24 लाख इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू बन रही है 91,98,000 दोस्तों। ये है कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। आप हम सबने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, CAGR। तो ये CAGR का कमाल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 25 ईयर्स में टोटल 10,000 रुपये पर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। 20 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट किया 30 लाख, बट वैल्यू बन रही है 1,70,000। अभी आप लास्ट मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप मान लीजिए कोई पर्सन है जो 50,000 पर मंथ उसकी अर्निंग है और 30 इयर्स तक वो रेगुलर अर्न करता है, तो 1.8 CR वो अर्न करता है। यानी जो पैसा कमाता है अपने टाइम मैंने एनर्जी के साथ में, वो 1.8 CR कमाता है। बट यहाँ सिर्फ 10,000 रुपये यानी 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके और एजम्पशन 12% का लेके चलते हैं, 12% से वो 3.8 CR, यानी आपके द्वारा कमाए हुए पैसे से आप इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे से ज्यादा अर्न कर पाते हैं। यानी जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने रेगुलर इन्वेस्ट किया है, और जस्ट आपने 10,000 पर मंथ, वहां पे आप 50,000 पर मंथ आप कमा रहे थे, तब आप 1.8 CR आप अर्न कर पा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ 10,000 पर मंथ आप आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अराउंड 3.8 CR आप बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेम हो सकता है आज हमारे आपके घर में सबके बच्चे होते हैं, बच्चे के लिए जो 1 साल का बच्चा होगा तो हम उसके नाम से ये प्लान कर सकते हैं। दादाजी दादी या ग्रैंड पेरेंट्स भी इसके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 35 ईयर्स तक वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 पर मंथ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं 42 लाख, बट उसकी वैल्यू बनती है दोस्तों 5.51 CR, यानी 5.5 करोड़ रुपए उसके कॉर्पस बनता है। आपने कभी सोचा होगा क्या, कभी आपने सोचा है कि मैं जब अर्निंग एज होती है यानी 35 साल की उम्र में, आमतौर पर मेरी जैसी उम्र होगी, ठीक है, लगभग 5.5 करोड़ रुपए होगा आपके पास में, और कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको सेविंग करनी है दोस्तों। अब कहेंगे कि यार ये तो सब दिखाते हैं, मार्केट में तो काफी उतार चढ़ाव रहता है, मार्केट तो मेरा पैसा कम भी कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। जो डर गया वो मर गया, ये कहावत है ना। आपने, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। आपने हमारे क्रिकेटर है राहुल द्रविड़, उसके बारे में सुना होगा, जो इंडियन क्रिकेट टीम के वॉल ऑफ बोले जाते हैं, दीवार बोले जाते हैं, बिकॉज वो जब भी टेस्ट मैच में या जब भी आते थे वो विकेट पे टिके रहते थे। यानी टिके रहना, इसका मतलब वहां पर वो पैसा बना के लेके जाना। सेम यहाँ पे आप पिच पे बने रहोगे, आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहोगे, तो आप पैसा बना के निकलोगे दोस्तों, कमा के नहीं निकलोगे। मैं आपको बहुत सारा डेटा दूंगा आपको आगे, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आप पैसा जितने लंबे टाइम के लिए आप रखते हो उतना पैसा ज्यादा कमाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिख रहा है। आपका जितना लंबा होराइजन होगा, आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आमतौर पर देखा जाता है, मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल भी दूंगा। अब मान लीजिए आप किसी ने इन्वेस्टमेंट 5 साल किया, पहले 5 साल में किया, यहाँ पे उसको 20%, 25%, 50% भी रिटर्न आ जाए तो उसको वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। ये 8 की जगह पे 12 भी हो जाए तो 12 लाख रुपए में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो सकता है एक गाड़ी लेके आ सकते हो, कार लेके आ सकते हो, छोटी कार, वो भी लग्जरी कार नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जितने लंबे टाइम के लिए आप अपने रुके रहोगे, आप डटे रहोगे इन्वेस्टमेंट में, तो आपको पैसा बनाओगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे किसी कंपनी या स्कीम को प्रमोट नहीं कर रहे, पर जब एसआईपी की बात हो रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एक पर्सन है जिसने 1990s में, जिसका पहले फंड का नाम है आदित्य बिरला फ्लेक्सी फंड, ठीक है, जिसने 10,000 रुपये पर मंथ सेव कर रहा है, और पहले 1 साल में उसने 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, यानी 1,20,000 में इन्वेस्टमेंट किया, और उसकी 1 साल के बाद जो वैल्यू बनती है 1,24,000 बनती है, अराउंड उसको 7.09% का रिटर्न बनता है। सेम नेक्स्ट ईयर दोस्तों उसने फिर अगेन 10,000 पर मंथ से आपने 2,40,000 में इन्वेस्टमेंट किया, बट उस टाइम पे मार्केट क्रैश कर जाता है और उसकी वैल्यू हो जाती है 1.68 लाख। इसका मतलब अब यहाँ तो सेम यही दोस्तों काम है, एडवाइस जरूरी है, टिके रहना, डरना नहीं है। आप डर जाओगे तो आप यहाँ से 32% का लॉस लेके निकल जाओगे, और आमतौर पे ये देखा गया है मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में, मेरे 15 साल के कैरियर में, ज्यादातर क्लाइंट जो लॉस करके निकले हैं वो दोबारा
या तो आते नहीं है, आते भी हैं तो वो आप लंबे टाइम के लिए नहीं रहते, जैसे ही उनका थोड़ा रिटर्न बना वो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप जितने लंबे टाइम के लिए रहेंगे आपको पैसा बनाओगे। तो आप सेम अगेन आते हैं, तीसरे साल में उसने 3,60,000 इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू 3,11,000 बन रही है। यहाँ भी मार्केट गिरा है, पर आप देखिए यहाँ पे रिस्क उसका मिनिमाइज हो गया, यानी जो लॉस है वो मिनिमाइज हो गया, उसको 9% लॉस दिख रहा है। बट नेक्स्ट 1 ईयर सिर्फ उसने होल्ड किया। और यहाँ पे आप, हाँ, हम जैसे एडवाइजरों की जरूरत पड़ती है जो आपको बोलते हैं आपको रुके रहना है, आपको डटे रहना है, और डटे रहोगे तभी पैसा कमा के निकलोगे आप। जितने लंबे टाइम के आप खिलाड़ी बनोगे, आप जितना लंबा आप खेलोगे उतना पैसा ज्यादा बनाओगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे सेम अगेन बात करते हैं, 4 ईयर्स में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 10,000 पर मंथ के हिसाब से 4,80,000, बट उसकी वैल्यू बन रही है दोस्तों 6,48,444 रुपीज। और उसका जो लॉस 32% था, 9% था, वो सारा रिकवर हो गया और आज की डेट में उसको प्रॉफिट बन जाता है 15.37%। दोस्तों जितना लॉस हुआ था वो सब यहाँ पे रिकवर हो गया। सेम वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगेन उसने 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट रखा, 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू बनती है 11,28,000, तो अराउंड 25% का रिटर्न बनता है। 10 साल में उसने रेगुलर फिर इन्वेस्टमेंट रखा है अपना, और उसने इन्वेस्टमेंट किया टोटल 12 लाख और उसकी वैल्यू बन रही है 51,03,000, 27% का रिटर्न बन रहा है। 20 ईयर्स तक वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट रखता है और 20 ईयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट किया 24 लाख, बट उसकी वैल्यू दोस्तों बन रही है 1,82,81,749 रुपीज। आप देख रहे हैं उसकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहा है। आपने प्रीवियस मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था कि मार्केट है वो उथल पुथल है, पर उसके बाद भी लोग पैसा बना के निकलते हैं। आप कहोगे ये तो आप बहुत लंबी बात कर रहे हो प्रमोद जी, इतने टाइम तो रुका ही नहीं जाता है। तो आप रुकोगे तभी तो पैसा बनाओगे दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं जो आपको लॉस था वो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बना है। आगे चलते हैं। सेम मैं शॉर्टकट बात करता हूँ 2006 में, ये तो बहुत छोटी सी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। सेम फंड है दोस्तों, 2006 में किसी ने सेम 10,000 की SIP स्टार्ट की है और उसने एक साल में अगेन 1,20,000 इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वैल्यू बन रही है 1,47,000, 48%। बहुत हैप्पी है, वो फोन आने लग जाते हैं और भी इन्वेस्टमेंट करना है। सेम दूसरी साल की बात करते हैं, अगेन वो इन्वेस्टमेंट रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000, बट उसकी वैल्यू बनती है 4,29,000, 69%। वाह 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 होने लग जाती है। पर दोस्तों कमाल तो अब यहाँ पर है, अब देखना यहाँ पे पेशेंस दोनों का यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे परीक्षा की घड़ी है जहाँ पे आपको देखना है। आप 3rd ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट 3,60,000, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बट आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपकी वैल्यू बनती है 2,71,000, 17% का लॉस दोस्तों। अब जैसे ही लॉस देखा तो निकल गए हम, बिकॉज हमें लॉस लेना नहीं आता है दोस्तों, लॉस नहीं लेंगे। अब लॉस क्या होता है? लॉस होता है नोशनल लॉस, ये परमानेंट लॉस नहीं है। परमानेंट लॉस कब बनाओगे? आप यहाँ से निकल जाओगे। नोशनल लॉस और परमानेंट लॉस में फर्क क्या होता है? नोशनल लॉस सिर्फ आपको पेपरों में दिख रहा है और परमानेंट लॉस आपने जो पेपरों में दिखा हुआ लॉस है उसको आपने लेके आपने अपने फिजिकल एसेट्स में या अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो वो परमानेंट लॉस बन गया। अब देखिए जो लॉस आपको यहाँ पे हो रहा था वो कैसे प्रॉफिट में बदलता है दोस्तों। अगेन एक साल आपने वेट किया और एक साल तक आप रुके रहे यहाँ पे, तो आपने सिर्फ और इसमें 1,20,000 ऐड किया यानी 4,80,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आपकी वैल्यू हो जाती है 6,94,000, तो अराउंड 18% का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। 5th ईयर्स रेगुलर 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू हो जाती है 9,22,000, अराउंड 17% का आपको प्रॉफिट होता है। 10th ईयर्स में 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वैल्यू 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 24,93,000 आपकी वैल्यू हो जाती है। सेम 15 ईयर्स में, अब ये तो शॉर्टकट की बात करें, 15 ईयर्स में आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ अगले 5 साल में कितना बड़ा मैजिक होता है दोस्तों। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, CAGR, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5 साल में यहाँ पे जो ऐड किया वो पैसा 6 लाख है, यानी 18 लाख इन्वेस्टमेंट किया, बट आपकी वैल्यू लगभग डबल से ज्यादा है, डबल से ज्यादा हो गई। सिर्फ 6 लाख रुपए ऐड करके और आपने सिर्फ 5 साल और इसको दिया तो आपको यहाँ पे डबल से ज्यादा वैल्यू बन रही है। और इसका जो रिटर्न बनता है
13.63% का बनता है। तो क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों? इससे क्या सीखने को मिल रहा है हमें? सीखने को ये मिलता है कि जितने लंबे टाइम के लिए हम मार्केट में बने रहेंगे, अब मैं आमतौर पे बात करता हूँ अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करना चाहूंगा। जब बच्चा होता है, जन्म होता है, हम सबके घर में बच्चा हुआ है, हम भी बच्चे थे किसी टाइम पे, बच्चा होता है तो क्या वो पहले दिन से वो कॉलेज या स्कूल जाने लग जाता है? नहीं ना, पहले उसको हम नहीं जाने लग जाता ना दोस्तों। आप चैट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। तो सेम यहीं पे बात कर रहे हैं, जब बच्चा एक दिन में वो कॉलेज नहीं जा सकता है, जब हम एक दिन में किसी पेड़ लगा के उसे फल नहीं दे सकते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट से कैसे समझते हैं कि वो एक दिन में या एक साल में या 2 साल में मेरे को इतना बड़ा रिटर्न दे दे? हो सकता है किसी साल, अब जैसे हमने 2019 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, आज की डेट में उसकी वैल्यू अच्छी हो गई, बट आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करे जरूरी नहीं है वो कल की डेट में उसकी वैल्यू अच्छी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह से हम बच्चे के साथ टाइम देंगे, जिस तरह से हम एक पेड़ के साथ में टाइम देते हैं, तो उसको जब तक फल तक वेट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट के साथ में उतना टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। हम टाइम देंगे तभी तो हम पैसा बना पाएंगे। अब आमतौर पर देखा जाता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, यहाँ पे आपने पहले साल में 69% का रिटर्न बना लिया, आपको रिटर्न तो 69% का दिख रहा है, आपने 2,40,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आप वैल्यू 4,29,000। क्या आपके इस 2 लाख या 2.5 लाख रुपए से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है? नहीं ना। क्या आप 2.5 लाख रुपए से बहुत बड़े काम कर पाओगे? नहीं ना। बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़े पैसे कमाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। तो इसीलिए जितना आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखोगे, जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, आप वहां पैसा बनाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सबसे बड़ा फायदा है एसआईपी या म्यूचुअल फंड में, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको चाहे तो इसको बंद कर सकते हो, आपको लगता है 4,29,000 से आपके गोल अचीव हो जाते हैं तो आप लेके निकल सकते हो। आपको लगता है कि मेरे कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए, किसी के प्लानिंग में कोई भी चेंज हो सकता है, बट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए तो उसमें से आप पार्सली विड्रॉल कर सकते हो। आपको लगता है आपकी अर्निंग बढ़ गई है तो एसआईपी जहाँ 10,000 रुपये पर मंथ कर रहे थे उस जगह पर आप 20,000 रुपये कर दिए, 50,000 रुपये कर दिए। आपके पास में कुछ ऐसा पैसा आ जाता है, बोनस आ सकता है आपका, या कोई आपकी पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई आपकी एफडी मैच्योर हो सकती है, वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, आप यहाँ पे ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, पॉज कर सकते हो अपनी एसआईपी को, आप एसआईपी को टॉपअप के रूप में कर सकते हो, टॉप एसआईपी बोलते हैं उसको। तो आप सारी फ्लेक्सिबिलिटी है एसआईपी के अंदर। और ऐसा क्या कोई इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में? आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे, जैसे मैंने प्रीवियस पॉलिसी में स्लाइड में बात करी थी कि मान लीजिए आप एफडी का रेट आज की डेट में 7% है और कल की डेट में अगले 1 साल के बाद उस एफडी का रेट हो जाता है 5% या 4%। उस टाइम पे आप बैंक के पास जाओ और आप उससे कहो कि मेरे को सेम रेट पे आप रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करा दो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ये एसआईपी में दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपके पास में लमसम पैसा आया, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अगेन उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम में वो 7% का एग्जांपल मतलब ये नहीं है कि आपको 7% के रिटर्न से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आप जितने लंबे टाइम के लिए उस पैसे को रखोगे, अगेन 12% से ग्रो कर पाओगे। ये 12% या उससे ज्यादा ही रिटर्न बन रहा है दोस्तों। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, आगे भी समझाता हूँ। ये तो कहोगे आप इक्विटी फंड की बात कर रहे हो प्रमोद जी, इक्विटी में तो रिस्क है, इक्विटी में तो पैसा लूज होता है। जी हाँ, लूज होता है ना उन लोगों का जिनका यहाँ पे रिस्क लेके निकल जाते हैं। अब ये एक स्मॉल कैप, जो पहले रिलायंस स्मॉल कैप होता था, आज की डेट में वो नाम चेंज होकर निप्पॉन स्मॉल कैप हो गया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10,000 पर मंथ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पहले साल में उसने इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 और उसकी 1,20,000 की जो वैल्यू हो जाती है दोस्तों, वो 1,28,000 हो जाती है, 1,28,000 हो जाती है, अराउंड 13.53% का उसका रेट आता है। दूसरे साल में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया, फिर अगेन 1,20,000 इन द सेंस 2,40,000 में इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू कम होके 2,20,000 हो जाती है, यानी उसको लॉस हो जाता है। लॉस कौन सा लॉस? नोशनल लॉस, परमानेंट लॉस नहीं है दोस्तों। ये परमानेंट लॉस कब होगा? जब हम उससे निकल जाएंगे, लेके निकल जाएंगे।
तो यहाँ पे यही एग्जांपल है, 10,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके पहले साल में इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 रुपये, तो उसकी 1,28,000 रुपये वैल्यू बन रही है। दूसरे साल में फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया, 2,40,000 में इन्वेस्टमेंट किया टोटल, तो उसकी वैल्यू 2,20,000 हो रही है। थर्ड ईयर में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 3,60,000 और उसकी वैल्यू हो रही है 7,14,000। अगेन फिफ्थ ईयर में 6 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ और उसकी वैल्यू हो रही है 13,06,770 रुपीज। अगेन 8 ईयर, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया ना दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न बन रहा है ना। 8 ईयर्स में क्या हो रहा है, 9,60,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और उसकी वैल्यू बन रही है 18,98,270 रुपीज। यानी 9,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो वैल्यू बन रही है वो 18,98,000 बन रही है, 18,98,000 लगभग 19 लाख रुपए बन रही है। अब 8 साल में ही उसका पैसा 16% हो गया। बट मैं तो आपसे सिर्फ बात कर रहा था पेशेंस के साथ में 12% की, तो आप 12 या 12 से ज्यादा ही रिटर्न कमाओगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे, अब ये एक ऐसा फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। आपका 60% इक्विटी होता है, 40% डेट होता है, ठीक है। जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है लो रिस्क में, लो रिस्क लेने के बाद भी। पहले साल में अगेन उसने इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों 1,20,000 रुपये और उसकी वैल्यू बन रही है 1,27,000 रुपये। सेम दूसरे साल फिर इन्वेस्टमेंट रहता है, 2,40,000 इन्वेस्टमेंट करता है बट उसकी वैल्यू लूज करके वो हो जाती है 2,20,000। थर्ड ईयर में सेम इन्वेस्टमेंट रहता है, 3,60,000 इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू बन रही है 3,70,000। जो लॉस था उसके बाद में उसको वो एट पार पे आ गया, 1.84% प्लस में हो गया दोस्तों। फिफ्थ ईयर में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 6 लाख और उसकी वैल्यू बन जाती है 9,40,000 और ये 18% से उसको रिटर्न बनता है। तो दोस्तों यहाँ निकल जाते तो क्या करते हम, लॉस लेके निकलते, और यहाँ निकले तो क्या हुआ, हम प्रॉफिट लेके निकले। अभी निकले नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। 10th ईयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा 12 लाख और उसकी वैल्यू हो रही है 22,78,000। अब यहाँ भी आपको 12% से ज्यादा का रिटर्न बन रहा है दोस्तों 10 साल में, पिछले 10 साल में। यहाँ डेट फंड का एलोकेशन होने के बाद भी, डेट एंड इक्विटी का एलोकेशन होने के बाद भी, बैलेंस का एलोकेशन होने के बाद भी आप रिटर्न यहाँ पे 12 या 12% से ज्यादा की गेन कर पा रहे हो दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा SIP सही है, SIP जरूरी है, SIP जरूरी है दोस्तों। पैसा तभी बनेगा जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रहोगे, और पैसे से पैसा कमाया जाता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दो दोस्तों की एग्जांपल देके आपको मैं बताना चाहूंगा। एक दोस्त है वो बोलता है यार मेरी तो किस्मत खराब है और मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट गिर जाता है। आप ये दोस्त देख रहे हैं, वो क्या करता है, जब जब इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट पीक पे होती है, यानी ऊपर होती है, मार्केट बॉटम से ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, वो जो जब भी इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट पीक पे होता है, और दूसरा दोस्त है वो बॉटम का इंतजार करता है, यानी मार्केट जब नीचे जाएगी मैं तब इन्वेस्टमेंट करूंगा। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई नहीं कर पाता है। बॉटम किसी को नहीं पता है। दुनिया के सबसे बड़े गुरु, इन्वेस्टर गुरु बोले जाते हैं, वॉरेन बफेट, बाकी झुंझुनू, उनको भी नहीं पता है कि कब बॉटम है। बट हाँ, आमतौर पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया टोटल 24 लाख, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो बन रही है 1.2 CR, यानी बॉटम सबसे नीचे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तब उसका 1.2 CR बन रहा है। बट जिसको वो सोचता है मेरी किस्मत खराब है, सबसे बैड डे मेरे लिए है, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बनाया नहीं है, मेरे लिए इक्विटी मार्केट बनाई नहीं है। आप देखते होंगे आमतौर पर बोलते हैं नहीं यार हमको तो इक्विटी नहीं अच्छी लगती है, हमें इक्विटी छपती नहीं है, हमको राज नहीं आती है इक्विटी। उसके बाद भी यहाँ पे वो 77 लाख बनाता है। तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है आप कब इन्वेस्टमेंट करते हो, फर्क ये पड़ता है आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हो। अब आते हैं दूसरी कहानी, ये था लमसम इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब आते हैं SIP की दोस्तों, सेम 20 ईयर्स तक दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ सेम मेरे को नहीं पता है, मेरे को आमतौर पर बोला जाता है कि मैं तो यार 28 तारीख या 20 तारीख को इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी होती है, उस टाइम मार्केट नीचे होती है, ठीक है। ये मार्केट का इंतजार करता है और वहां इन्वेस्टमेंट करता है। सेम यही एग्जांपल यहाँ पे उठा दिया है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है और वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करता रहता है पर्टिकुलर एक डेट पे, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो एवरी मंथ की फिफ्थ को SIP करता है और उसका इन्वेस्टमेंट होके
टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये पर मंथ कर रहा है, टोटल 24 लाख की वैल्यू हो जाती है, 96 लाख हो जाती है। और सेम जो 20 ईयर्स यानी 28 का यानी बॉटम का वो इंतजार करता है, उसकी वैल्यू होती है 96 लाख। कितना फर्क पड़ गया दोस्तों 3 लाख रुपए में। क्या आप ऐसा, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बॉटम कोई नहीं ले पाता है। तो क्या आप भी सोचते हैं आपके लिए मार्केट खराब है? प्लीज चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि मार्केट आपके लिए खराब है? क्या आप भी सोचते हो मार्केट में कोई पैसा नहीं कमाता है? टाइम टू एक्शन। अब आपका एक्शन लेने का टाइम है, और एक्शन लेने के लिए आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको वेल्दी बनने के लिए, आपको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो टाइम क्या है? यहाँ तो मैंने आपको एजुकेशन पर्पज से आपको ये सब प्लान आपको बताया है, बट आपको 1 to 1 मिलके आपके गोल अलग हो सकते हैं दोस्तों। आपका रिस्क कैपिटलाइज अलग हो सकता है आपका। मैं अभी चैट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म सेंड करूंगा, जिस गूगल फॉर्म को आप फिल करके आपको लगता है कि आपके लिए भी SIP प्लानिंग जरूरी है, आपके लिए भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जरूरी है, आप भी सोचते हो आप अपने सपनों के लिए आप सीरियस हो, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जो आपने 30 जो गूगल फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप 30 मिनट्स के बैठेंगे, आपके गोल को एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और गोल के बेसिस पे आपके लिए प्लानिंग करेंगे। तो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म पे आप, गूगल फॉर्म में अभी आपको सेंड कर रहा हूं। तो दोस्तों उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप 1 to 1 अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और जो 30 मिनट्स का हमारा सेशन होगा, जिसमें हम 1 to 1 आपके नीड को एनालिसिस करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपके रिस्क के बारे में जानेंगे, उसके बेसिस पे आपके लिए प्लानिंग करेंगे। अभी गूगल फॉर्म मिल रहा है, उससे पहले मैं कुछ और चीजें आप समराइज कर देता हूँ दोस्तों। तो मैं समराइज करता हूँ अपने सेशन को। म्यूचुअल फंड सही है, ये आप सब सुनते हैं, और इसीलिए आपने देखा भी है, म्यूचुअल फंड ही ऐसा एक एसेट्स है, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट्स है जिसमें आप ऑटोमेटिक आप प्लानिंग कर सकते हो। आपको ना तो किसी को बुलाने की जरूरत है, आप एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे आपने जो भी आपने डेट फिक्स कर ली, पर्टिकुलर उस डेट पे आपकी SIP निकलती रहेगी पर मंथ। म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 से भी पर मंथ आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप 50,000 होगा, 20,000 होगा तभी आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप उसमें मिनिमम 500 पर मंथ से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो दोस्तों। आपको लगता है कि आपकी सैलरी 8 तारीख को आती है तो 8 तारीख की रखिए। किसी को नीचे गूगल फॉर्म मिल गया, आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं दोस्तों, जो अपने पर्सनल प्लानिंग के लिए। आप कोई भी डेट रख सकते हो, आप डेट चूज कर सकते हो, जो भी आपका लकी डेट हो सकता है। आपके बच्चे का बर्थडे डेट आपको लकी लगता हो। मैं कई कई जगह पर देखता हूँ, उनके लकी जो नंबर है वो गाड़ी का नंबर होता है, वो लकी नंबर होता है। किसी का मकान नंबर किसी का लकी होता है। तो कोई भी आपका डेट, मतलब कहने का मतलब है जो भी डेट आप चूज कर रहे हो वो डेट रख सकते हो। इस पे स्पेशल आप प्लानिंग भी कर सकते हो, जैसे बच्चों के लिए चाइल्ड प्लानिंग के लिए, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए स्पेशल SIP होते हैं। रिटायरमेंट के लिए स्पेशल SIP होते हैं। सम SIP फॉर आपको फ्री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। कुछ SIP हैं जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप एनी टाइम उसमें SIP इंक्रीज कर सकते हो, वैल्यू आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। आपको लगता है आज अभी 10,000 रुपये पर मंथ से आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपका जो भी प्लानिंग है उसमें आप 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आगे जाके आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, आगे जाके डिक्रीज कर सकते हो, आगे जाके आप पॉज कर सकते हो। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि आप चाहो तो आपके शॉर्ट टर्म गोल में कोई आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर जब जनरली हम देखते हैं ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होती है, बट इस एसेट के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको आपका 50 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना है और 50 लाख रुपए चाहिए, उसमें से पार्टली विड्रॉल कर सकते हो। आप इसमें टॉप अप कर सकते हो, आपके पास बोनस आया, आपके पास इंटरेस्ट इनकम आई, आपके पास कोई और अदर सोर्स से आपके पास इनकम आई, आप इसमें टॉप अप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। आमतौर पर देखा गया था कोविड पीरियड में लोगों की अर्निंग बंद हो गई थी या अर्निंग कम हो गई थी, तो उस केस में SIP कुछ महीनों के लिए पॉज कर दी, यानी
कुछ महीने के लिए स्टॉप नहीं होती हैं, वो बेसिकली 3 महीने के लिए वो पॉज हो जाती हैं। और यू कैन स्टार्ट SIP एनी एज, इसमें कोई इसमें किसी एज लिमिट नहीं है। आमतौर पे कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें एज लिमिट होती है, बट इसमें कोई एज लिमिट नहीं है दोस्तों। आप अपनी SIP प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आपने 45 से 50 मिनट आपने दिया, मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू। ओवर टू मनु सर। थैंक यू प्रमोद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए जरूर। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। आप चाहे तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी हम सोच के घर पे बात करेंगे, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर या हमारे दिए हुए ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। रोज मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला टॉप अप कर सकते हैं, टॉप अप का क्या मतलब होता है? टॉप अप से क्या मतलब है? टॉप अप का मतलब है आज की डेट में किसी ने 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करी, ठीक है, अब कल की डेट में या 6 महीने के बाद उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में अब अर्निंग बढ़ गई उसकी, अब चाहता है कि मैं अपनी सेविंग बढ़ा दूं, तो उस केस में वो अपनी SIP की वैल्यू बढ़ा सकता है। एक टॉप अप SIP इंक्रीमेंट हो गया। दूसरा है लमसम पैसा आया, किसी के पास बोनस आया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जी मनु जी। तो अगर मान लो मेरी 5,000 की SIP चल रही है, तो मैं उसमें जब लमसम पैसा आया तो वो कितना भी इन्वेस्ट कर दूं? हाँ, अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हैं। और क्या वो मुझे हर महीने या हर साल करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई भी उसमें लिमिट नहीं है। आपके पास में 500 रुपए भी है तो 500 रुपए से भी आप टॉप अप कर सकते हो, और आपको अगले महीने नहीं है कोई बात नहीं है। SIP नहीं कर रहे हो, SIP में तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होगा जी। ओके, तो क्या जब मार्केट जैसे गिर रही है, आजकल मार्केट गिर रही है, क्या मैं SIP रोक दूं अपनी? नहीं, यही तो अच्छा टाइम है आपको आज की डेट में ही तो पैसा री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए। मैंने बताया था ना, मार्केट गिरा था 32% और अगले 1 साल के बाद में उसको 15% का रिटर्न आया था। ओके, अच्छा, मेरी जब मैं जब बिजनेस इनकम आती है मेरी, उस पर मुझे 30% प्लस खर्चा टैक्स देना होता है, तो यहाँ पर कितना टैक्स लगता है, यहाँ जो मेरे को प्रॉफिट होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मनु जी आपने। दोस्तों, हम जो अर्न कर रहे हैं पैसा, उस पर हम हायर स्लैब में लगभग 33% प्लस टैक्स पे करते हैं, बट जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी इन इक्विटी 10% है। आप जो अर्निंग कर रहे हो पैसा, उस पर 10% टैक्स पे कर रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में। और अगर कभी मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे निकालना पड़ गया और उसमें मुझे कुछ लॉस हो गया, तो वो जो लॉस होता है उसका मुझे कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है क्या आगे कभी प्रॉफिट में? जी जी जी, आप मान लीजिए आज की डेट में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू 90,000 रुपये बन जाती है, 90,000 रुपये बनती है, लॉस हो गया, यानी 10,000 रुपये का लॉस है। आप निकल जाते हैं मार्केट से, या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप पैसा विड्रॉल कर लेते हो। अब जो 10,000 रुपये का आपको लॉस हुआ है, वो आने वाले टाइम में जब भी आपको प्रॉफिट इक्विटी से होता है तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हो अगले 7 सालों में कभी भी। तो लॉस में आगे के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूँ? जी जी। ओ, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। गुड, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू प्रमोद। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रमोद जी, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम एग्जिट लोड? एग्जिट लोड हर स्कीम में नहीं होता है, कुछ स्कीम होती है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एग्जिट कुछ स्कीम से होता है, कुछ इसमें एग्जिट फ्री होता है। जनरली आज की डेट में जितने भी फंड्स हैं एग्जिट लोड इक्विटी फंड्स वाले नील होता है या मार्जिन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड आकांक्षा। तो एग्जिट लोड इज नॉट equal to loss. It is something you have to compensate to the AMC, right? नो नो, हर AMC का एक्सपेंस सॉरी एग्जिट लोड अलग अलग होता है, हर स्कीम का अलग अलग होता है। So exit load doesn't amount to my loss. It is something I am paying to the EMC, right? Right. ठीक है, मुझे पर Thank you. every month होगा तुमका फ्लेम ही चलो दो।
ఎక్కువ తక్కువ కొనేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు. थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने टाइम दिया। मैं दोबारा से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। प्रमोद जी एक चीज और जी, बता जी। दीजिए, जी, इसकी जी। 1 साल के अंदर अगर एसआईपी होती है, उसपे कुछ इनकम होती है सपोज, अभी हम उससे एग्जिट नहीं कर रहे हैं, हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं उस पैसे को, वो पड़ा ही हुआ है, इन्वेस्टेड ही है, जी। तो क्या उस चीज को इनकम टैक्स के अंदर हम शो कर सकते हैं एज ए सेविंग या नहीं? नहीं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट को आप अपने रिटर्न फाइल में शो कर रहे 5,000 हो। का एसआईपी है मान लिया, हाँ, 1 साल में 60,000 रुपए मान लिया सेव हुए, तो जी। ये सेविंग को क्या हम इनकम टैक्स के किसी क्लॉज में रिबेट में एससीसी 80D 80 में किसी में रिबेट में शो कर सकते हैं, ये तो आप या हम इसे कंटिन्यू करते हैं मान लिया 5 साल के लिए, और जब ये पैसा कुछ हैंडसम अमाउंट बन जाता है जी। तो क्या उस वक्त हम इसको विड्रॉ करेंगे तो क्या इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट होगा, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। जी, जी। मैं बहुत अच्छा दीपक जी आपने क्वेश्चन किया है। दोस्तों जनरल क्या होता है, हम 1 साल से पहले इक्विटी से पहले, मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ दीपक जी इसमें। 1 साल से पहले हम एग्जिट करते हैं तो उसमें 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और हो सकता है कुछ स्कीम्स में आपका जो कैंसर जी ने पूछा एग्जिट लोड भी होता है। दूसरा सेम यहाँ पे आपने 1 साल तक या ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है दीपक जी, तो उसमें आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर आप टैक्स रिबेट लेते हो, ठीक है, बट आप पैसा निकाल नहीं रहे हो, इसलिए आपको उस पर टैक्स कोई शो नहीं होता है, टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है आपकी। जब भी आप निकालोगे उस साल में, यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा इक्विटी फंड से आप गेन करते हो तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आज की डेट में इक्विटी में वो 10%। आई होप अंडरस्टैंड दीपक जी। नहीं, फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर वो 10% को नहीं वो करना चाहता, पे करना चाहता, सेव करना चाहता हूँ जो मेरा गेन है, तो मैं हर साल क्या कहते हैं 60,000 रुपए इन्वेस्ट करूं, जो भी गेन आए वो डेफिनेटली क्या कहते हैं, मान लिया किसी साल में 5,000 हो सकता है, किसी साल में 10,000 होगा, हर साल पैसा विड्रॉ कर लो और फिर दोबारा से एसआईपी में चले जाओ, इस मोड में चले जाओ। जी, जी। दीपक जी इक्विटी में 1 लाख रुपए तक का जो भी इनकम आएगी आपकी टैक्स फ्री होगी हर साल। 1 तो लाख आप तक की 1 इनकम, लाख रुपए तक ओके, की, हाँ। तो मान लीजिए आपने ठीक आज है। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 11 लाख रुपए बन रही है, तो आप उसमें से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख रुपए समझ तो गए आपका इस प्रिंसिपल ही बात, था। जी। समझ गए सर इस बात को अब। तो ईएलएसएस जो है और जो इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अलग अलग है, इसका मतलब कैटेगरी अलग अलग है। जी, 2 तरह के फंड्स होते हैं, मतलब टैक्स सेविंग पर्पज से आप करते हैं तो इक्विटी फंड